नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज में अभी तक हम 44 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। सेट नंबर 45 है जो कि 28 जनवरी 2021 को प्रथम पारी में हुआ था। और यहाँ जो प्रथम सवाल था, वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस हो गया, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है क्योंकि यहाँ पर आप सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, चाहे आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी वगैरह किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, सभी एग्जाम 400+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत अवेलेबल हो रहे हैं। अभी यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है, यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 30% का और डिस्काउंट मिलने पर इस डील को आप 280 रुपए में ग्रैब कर सकते हो, जिसमें 50,000 सिलेक्शन हो चुके हैं। मॉक टेस्ट से आपकी 50% तैयारी है वैसे ही कंप्लीट हो जाती है। अब तक आप कह सकते हो 12,50,000 एक्टिव टेस्ट बुक पास यूजर्स हैं और 26,000 मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। 18 करोड़ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट हो चुके हैं, जिसमें 5,000+ प्रीवियस ईयर की पेपर इन सारा कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है एक ही पास के अंतर्गत एग्जाम पैटर्न पर आधारित। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करके चेक कर सकते हो। वो क्या दे रखा था, बोर्ड मास का क्वेश्चन था। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले से ब्रैकेट की बात करते हैं। तो जब भी पीछे 5 हो किसी संख्या में, 2 अंकों की संख्या और पीछे 5 हो, तो उसका स्क्वायर हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे ये 65 है तो 65 का स्क्वायर किस प्रकार से करेंगे। तो यदि पीछे 5 है तो लास्ट में 25 आएगा। और आगे यदि 6, इससे एक ज्यादा संख्या कौन सी होगी, 7 होगी। तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आ जाएगा। इसी प्रकार से 55 का निकालना है तो पीछे 25 आएगा और 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30 आएगा। घटाओगे तो कितना रहा, 0 0 2 और 1, यानी इस ब्रैकेट का मान आपके पास 1200 आ जाएगा। अब आपके पास संख्या बची है 7/9 इंटू 21/5 इंटू 25 और साथ में आ चुका है 1200 आ चुका है, ये संख्या आ चुकी है। अब आप इसको काटते हो, 3 से 3 बार कट जाएगा, ये 7 बार जाएगा। वापस 3 से इसको काटोगे, ये 400 बार कट जाएगा। 5 से 25 5 बार कट जाएगा। अब आपके पास जो संख्याएं बची है उनको मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो 7 को 7 से किया तो 49 आता है, ये हो चुका है। फिर 5 को यदि 4 से करते हैं तो 20 आता है, ठीक है, 200 हो चुका है। अब क्या करना है, 2 को 49 से करोगे तो 98 आ जाएगा और पीछे 3 3 जीरो, ये 3 जीरो आएगी यहाँ पर, तो ये 3 जीरो आ जाएगा 98। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 6, और एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की जाती है। 2 क्रमिक वर्षों में ब्याज इतना और 236.25 इतना आता है। यानी कि क्रमिक सालों का मतलब है लगातार 2 वर्ष थे, पहले साल इतना आया और अगले साल इतना आया। तो देखो सबसे पहले आप एक चीज समझिए, जैसे 1,000 रुपए है, इस पे 10% से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 सालों का ब्याज क्या आएगा। पहले साल की और दूसरे साल की अपन कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले साल इसका 10% 100 आएगा, ठीक है। दूसरे साल ये 100 तो आएगा ही, क्योंकि 1,000 का 10% 100 होगा। दूसरे साल इस 100, क्योंकि पहले साल ये जो ब्याज आया है इसका 10% और लगेगा, दूसरे साल ये राशि और जुड़ जाएगी तो इसका और लगेगा। तो जो ये एक्स्ट्रा किस वजह से आया है, जो पहले साल का ब्याज था उसकी वजह से एक्स्ट्रा आया है। तो इसी प्रकार हम यहां पर करेंगे। देखो 225 था और दूसरे साल 236.25 है, तो दूसरे साल जो एक्स्ट्रा आया है, यानी अगले साल जो एक्स्ट्रा आया है 11.25 एक्स्ट्रा आया है, इसको इसमें से घटाओगे 11.25, ये किसकी वजह से आया है, इस 225 की वजह से आया है। तो 11.25 225 का कितना परसेंट है, ये यदि आप निकाल लोगे तो आपकी दर आ जाएगी। तो यहां से यदि हम एक जीरो हटाते हैं तो इधर 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा और आप 225 का इसमें भाग दोगे तो 5 आएगा। यानी कि दर आपकी कितनी आ चुकी है, 5% आ चुकी है। सवाल नंबर 1 ऑप्शन नंबर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 8 8 में क्या दिया गया है, नल ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और बी है ना 8 घंटे में भर सकता है। सी इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है भरे हुए को। तो सभी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा। तो 3 नल है ए बी सी। ए क्या करता है, 6 घंटे में भरता है, बी 8 घंटे में भरता है और सी है ना 4 घंटे में खाली कर देता है, इसलिए माइनस लगा दिया हमने। अब जब आप इनका एलसीएम लोगे तो 8 और 3 24 आ जाएगा और यहां से अब ये तो हो चुका है टोटल वर्क। इफिशिएंसी की बात करते हैं तो कितनी आएगी, भाग दोगे 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। अब तीनों को यदि एक साथ खोलते हैं तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे और 6 घटेगा।
तो यानी कि इनका कितना आ जाएगा, ये जुड़ेंगे और ये घटेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि तीनों को एक साथ खोल दोगे तो आप 1 घंटे के अंदर एक एक भाग भरेगा। टोटल भाग है 24, तो कितना समय लगेगा, समय बराबर आ जाएगा टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना है 24 है और इफिशियंसी 1 है, यानी कि उनको 24 दिन लगेंगे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 13, एक मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक प्रेक्षक द्वारा मीनार के 5 बिंदु की ओर आ रही दो कारों को एक दूसरे से 120 मीटर की दूरी पर है को देखे जाने पर बने अवनमन कोण अल्फा और बीटा इस प्रकार है कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा है और tan अल्फा बराबर इतना है। यदि tan अल्फा बराबर इतना है तो अल्फा का मान कितना आ चुका है, 60 डिग्री आ चुका है। इसी प्रकार tan बीटा का मान इतना है तो बीटा का मान यहां से कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। वो कह रहा है देखो किस प्रकार से, डायग्राम से समझते हैं हम। ये हमारी मीनार हो गई। अब इसकी तरफ आ रही दो कारों को, एक कार यहाँ पर है और दूसरी कार यहाँ पर दिखाई देती है। इन दोनों कारों के बीच की दूरी उसको 120 मीटर की दिखाई दे रही है। कह रहा है बड़ा वाला कोण कितना है, अल्फा है जो कि 60 है और छोटा वाला कोण ये 30 हो चुका है। ये हो चुका है। तो अब बताना क्या है, मीनार की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, अब देखो यदि हम सबसे पहले मैं पूरे बड़े वाले त्रिभुज की बात करता हूँ, बड़े वाले त्रिभुज की बात करता हूँ तो देखो ये यदि कोण 30 है तो ये वाला पूरा कोण कितने का होगा, 60 का होगा। तो 30 के सामने की भुजा किस रेशियो में होती है, 1 के रेशियो में होती है। और 60 के सामने की भुजा किस रेशियो में होती है, √3 के रेशियो में होती है। यानी कि ये पूरी की पूरी भुजा √3 हो चुकी है इस प्रकार से। अब देखो एक चीज और देखते हैं, इस छोटे वाले त्रिभुज की बात करो। छोटे वाले त्रिभुज में ये वाला कोण तो 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो 30 के सामने की भुजा √3 और 30 के सामने की भुजा 1 और 60 के सामने की भुजा √3। ठीक है, √3 यानी 1 का मान यदि हम √3 आया है तो √3 का मान कितना आ जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 आ जाएगा। अब देखो ये भुजा 1 है इतनी यहां से लेकर और पूरी भुजा 3 है नीचे वाली। तो 3 - 1 2 और 2 किसके बराबर आ जाएगी, 120 के बराबर। ठीक है, 2 120 के बराबर आ गई है। तो 1 कितने के बराबर आ गई है, 1 कितने के बराबर आ गई है, 1 60 के बराबर आ गई है। और हमारी ऊंचाई कितनी है, √3 है। तो √3 कितने के बराबर आ जाएगी, 60 √3 के बराबर आ जाएगी। ये ऑप्शन नंबर आपका 2 हो चुका है यहां से। सवाल नंबर 14, दिए गए आंकड़ों के आधार पर व्यक्तियों की माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो अब माध्य ऊंचाई निकालनी है। ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से कि है ना, 3 आदमियों की ऊंचाई 120 है, 130 आदमियों की और 4 आदमियों की ऊंचाई 130 है, 5 आदमियों की 140 है। तो हमें क्या करना है कि माध्य ऊंचाई बतानी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 120 को आप जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 360 आ जाएगा। 4 को 130 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 520 आ जाएगा। 5 को 140 से करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 700 आ जाएगा। 6 को ये 900 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका 320 आ जाएगा। इन सबको आप यदि जोड़ते हो तो आपका योग कितना आता है, ये आपका 2800 आ जाएगा, 2800 आ जाएगा। दूसरी चीज, हमें सारे व्यक्तियों की संख्या को जोड़ना पड़ेगा। तो इस वाले कॉलम को आप यदि जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, माध्य निकालना है, माध्य आयु निकालनी है। तो माध्य हाइट निकालनी है। तो क्या होगा, योग यानी हाइट का योग सभी की प्लस बटे संख्या किसकी, व्यक्तियों की संख्या। तो इस प्रकार से आ जाएगा, योग है 2800 और व्यक्तियों की संख्या है 20। आप जब इनको करोगे तो आपकी माध्य हाइट कितनी आ जाएगी, 140 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। इसी प्रकार से सवाल नंबर 16, यहाँ पर आपको x - 1/x का मान 5 दे रखा है। देखो x - 1/x का मान यदि k होता है तो क्या हो जाएगा, x² + 1/x² क्या हो जाएगा, k² + 2 हो जाता है। इसी प्रकार से एक और फॉर्मूला होता है कि x + 1/x बराबर यदि k है, यदि प्लस वाला k है तो क्या होगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। यानी कि जब यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस होगा, जब यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। तो ये दोनों फॉर्मूलों का योग यहाँ पर होने वाला है। तो सबसे पहले तो देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो पहले वाला फॉर्मूला है। तो यदि x माइनस 1/x बराबर 5 दे रखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 2 यानी कितना हो चुका है, 27 हो चुका है। अब हमारे पास किसका मान आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आ चुका है। अब यदि मैं इसको वापस से पावर का यदि करता हूं, ठीक है, वापस से यदि अब मेरे को क्या निकालना है, x की पावर 4 प्लस ये, तो एक बार और करना पड़ेगा हमें। अब यदि इसका मान 27 आ चुका है, अब क्यों ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखो ये लगाओगे आप 27 का स्क्वायर कितना आता है, 729 माइनस 2 करोगे तो 727 आ जाएगा, 727 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। सवाल नंबर 18 के अंदर यदि देखो ये दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे सवालों के अंदर नीचे से अंडरूट को गायब करना पड़ेगा, तभी हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं ए क्या है और बी क्या है। तो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे दिया गया संख्या है उसके विपरीत साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो इस प्रकार से तो आपके पास संख्याएं हैं +5, विपरीत साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, विपरीत साइन से यदि यहाँ करोगे तो अंडरूट ये 5 माइनस 5 इस प्रकार से आ जाएगा और नीचे भी 5 माइनस 5 इस प्रकार से आ जाएगा। तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3√5 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे है ना इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर करोगे, पहले वाला a है, ये a हो गया, ये b है, तो a स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 को 5 से करोगे, 9 5 45 आ जाएगा, और ये 25 आ जाएगा। तो यहाँ से अब नीचे तो हो चुका है 20 और ऊपर और सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 और 5 कितना आ चुका है, 45 आ चुका है, प्लस कितना आएगा 25 और माइनस 2 आएगा एक तो, और एक इनको इस 5 को इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा, और √5 आ जाएगा, ये आ जाएगा। और नीचे कितना आ चुका है, 20 आ चुका है। और आगे यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, और यहाँ से 30√5/20 आ जाएगा। अब देखो ये हो चुका है। अब एक संख्या तो हमारे पास 70/20 आ चुकी है, दूसरी संख्या 30/20√5 आ चुकी है। और ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो ये 0 से 0 कट जाएगा, इधर भी 0 से 0 कट जाएगा। तो अब देखो हमें इसके किसके साथ कंपेयर करना था, a प्लस b√5 के साथ कंपेयर करना था। तो √5 के साथ जो मल्टीपल है वो है b, तो यहाँ पर √5 के साथ क्या मल्टीपल है, √5 के साथ क्या है, -3/2, तो b का मान हमारा कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दिखाई दे रहा है। सवाल नंबर 19, एक पेड़ अपने पाद बिंदु से 8 मीटर ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसकी ऊपरी सिरा जमीन पर इसके पाद से 6 मीटर दूरी स्थित एक बिंदु को स्पर्श करता है, तो पेड़ की ऊंचाई, यानी कि एक पेड़ इस प्रकार से था और ये जमीन है, यहां से 8 मीटर की ऊंचाई मान ली ये है, तो यहां से ये टूटता है और टूटकर इस प्रकार से गिर जाता है ये, ठीक है, इस प्रकार से गिर जाता है। और ये जो दूरी है इसके बीच में आई है ये 6 की है। तो पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये वाली भुजा निकालनी पड़ेगी। तो हमें पता है ये एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। अब समकोण त्रिभुज बन चुका है तो आप इनका करोगे, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का होता है 36, और अंडरूट करोगे तो कितना आ जाएगा, √100 आ जाएगा, 10, यानी कि ये भुजा हमारी 10 आ चुकी है। यानी कि ये भुजा 10 है, तो यानी कि ये ऊंचाई भी यहाँ तक की कितनी थी, 10 थी। तो 10 + 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 18, यानी पेड़ कितना ऊंचा था, 18 मीटर ऊंचा था। सवाल नंबर 20, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप इतना दे रखा है। देखो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है, मैं एक समचतुर्भुज बना लेता हूं, इसकी देखो चारों भुजाएं बराबर होती है, तो परिमाप क्या होगा चारों भुजाओं का, 4 भुजा, भुजा
भुजा को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो परिमाप आ जाता है, 4 से भाग दोगे तो भुजा आ जाएगी, 4 से भाग दिया तो 41 आ चुका है, जो कि हमारी एक भुजा की लंबाई आ चुकी है। अब विकर्ण देखो 80 दे रखा है, एक विकर्ण आपको 80 दे रखा है, ठीक है। तो एक विकर्ण 80 दे रखा, आधा कितना हो जाएगा 40, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक तो ये होता है कि वो एक दूसरे को आधे आधे काटते हैं और दूसरे समकोण पर काटते हैं, ये दोनों होता है। तो ये 40 हो चुकी है, ये 41 हो चुकी है। इस प्रकार से यदि आप सॉल्व करोगे, ये एक समकोण त्रिभुज बन चुका है, तो ये 9 आएगी आपकी। कितनी आएगी? 9 आएगी। अब हमसे पूछा गया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू जो ये क्या बोलते हैं विकर्ण है, इनका गुणनफल, इनका गुणनफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो पहला विकर्ण d1, दूसरा d2। तो पूरा विकर्ण पहले वाले की लंबाई कितनी थी? 80 थी। यदि आधी 9 है तो पूरी कितनी हो जाएगी? दूसरे विकर्ण की लंबाई 18 हो जाएगी। 1/2 इंटू 80 इंटू 18 करोगे, यहां से आप काटोगे, काट देते हैं, ये 9 आ जाएगा। 72,720 यानी कि इस त्रिभुज, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 21, आयताकार आंगन है, ठीक है। लंबा कितना है? 18 मीटर 72 सेंटीमीटर और चौड़ा है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। उस पर सभी समान आकार की वर्गाकार टाइलें लगानी है, तो न्यूनतम कितनी टाइल लगाई जा सकती है, ये पूछा गया। न्यूनतम कितनी टाइल, और जो टाइल है वो वर्गाकार होनी चाहिए, ये कह रहा है। तो देखो सबसे पहले हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहां से मीटर की बात करते हो आप, 1800 हो जाएगा। यदि 18 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 1800 हो जाएगा, और 72 आप इसमें जोड़ोगे तो 1800 हो जाएगा। यानी कि जो लंबाई है, क्षेत्रफल की बात करता हूं मैं पूरे आंगन की, आयताकार आंगन की, तो 1872 लंबाई इंटू चौड़ाई 1320, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब देखो हमें है ना क्या करना है कि वर्गाकार टाइल निकालनी है। तो ये जो दो संख्याएं आई थी 1872 और 1320, इनका आप क्या करोगे? इनका आप एचसीएफ निकालोगे, इनका आप एचसीएफ निकालोगे। तो जब आप इनका एचसीएफ निकालते हो तो कितना आएगा? आप निकाल के देख लेना। इनका एचसीएफ 24 आएगा, 24 आएगा। यानी कि हमें अब पता चल चुका है जो एक वर्गाकार टाइल है उसकी लंबाई हम 24 लें या चौड़ाई 24 ले, वर्गाकार है इसलिए भुजा, भुजा कहना ज्यादा अच्छा है कि भुजा उसकी यदि हम 24 लेते हैं तो हम पूरी पूरी वर्गाकार टाइल इस पूरे में लग सकती है। तो यानी कि हमारे पास अब आ चुका है कि एक टाइल, जो एक टाइल है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई बात कर लो चौड़ाई बात कर लो, 24 होगी, तो 24 इंटू 24 हो चुका है। तो संभावित संख्या कितनी लग सकती है टाइल की, अब ये हमें बताना है। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? पूरे क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे। ये टाइल का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो 1872 इंटू 1320 बटे 24 इंटू 24 करोगे। अब देखो 24 से यदि आप इसको काटोगे ना तो ये कितनी बार जाएगा? ये 78 बार आ जाएगा। और इसी प्रकार 24 को इसको काटोगे आप तो ये 55 बार आ जाएगा। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, सबसे पहले 5 से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 से करने पर कितना हो जाएगा? 78 का आधा 39 0, इस प्रकार से आ जाएगा। अब हमारे पास 11 बचा है। अब 11 से करोगे तो 0, 9 और 0 को ये जोड़ा 12, एक 4290, ये आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से 2 हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 26, त्रिभुज एबीसी में ये दे रखा है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सभी को 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो, जिससे कि ये ऊपर 2 3 6 दे रखा है ये गायब हो जाए और नीचे आ जाए। तो देखो ऐसा करने से क्या हुआ? a/3 आ चुका है यहाँ, यहाँ b/2 आ चुका है और यहाँ c/1 आ चुका है। अब ये जो आपके कोण है इसी रेशियो में होंगे जो नीचे आपको संख्याएं दे रखी है। तो पहला कोण 3 2 1, इन तीनों का योग कितना है? 6, और ये 180 के बराबर होता है। त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग अनुपात में हमारा 6 के बराबर है और एक्चुअल में 180 के बराबर होता है। यानी 6 की वैल्यू 180 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगी। अब उसने कोण सी का मान पूछा है। कोण सी कितना है? 1 अनुपात है, तो 1 अनुपात का मान कितना है? 30। यानी कि कोण 30 है ना,
सी है ना वो 30 डिग्री हो चुका है। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा यहाँ से। सवाल नंबर 34, 6 अंकों की संख्या, ये है एक, लास्ट में ए दे रखा है तो 6 से विभाजित है, जहां ए सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ए क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो ए का मान बताना है हमें। ए सबसे छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का मतलब नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। अब देखो यदि ये संख्या 6 से विभाजित होती है तो कहने का मतलब 3 से भी होगी और 2 से भी होगी। यदि 2 से होती है तो लास्ट में सम नंबर आएगा, यानी कि 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, इसके बाद तो आ नहीं सकते। अब ये नंबर आ सकते हैं लास्ट में ए के स्थान पर, ये नंबर आ सकते हैं। अब यदि 3 से विभाजित होगा तो 3 से विभाजित का रूल क्या होता है कि सभी अंकों को जोड़ने पर जो संख्या आती है वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो सभी को हम जोड़ते हैं, 8 और 7 होते हैं 15, 15 और 9 होते हैं 24, 24 और ये दो जोड़ोगे तो 10, 34, 34 आ चुका है। ठीक है, अब सबसे छोटी बात कर रहा है वो, ए सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ए की बात कर रहा है, तो सबसे छोटी कौन सी है? यहाँ पर 2 जोड़ेंगे सबसे पहले और देखेंगे कि ये 3 से डिवाइड होती है क्या। यदि इस 34 में 2 और जोड़ते हो तो आप 36 है, और 36 3 से डिवाइड हो रहा है, अतः वो संख्या हम 2 ले सकते हैं। सबसे छोटी है ना, सबसे छोटी की बात करिए तो वो 2 होगी, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका 4 हो जाएगा। मैंने क्या किया कि देखो बाकी बची हुई संख्याओं का योग तो 34 आया, इसमें अब आपको ए संख्या और जोड़नी है, तो ए हमें दे नहीं रखी है, तो अब हम ए संख्या जोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि ये 3 से डिवाइड हो रही है क्या। तो ए का मान मैंने सबसे पहले, उसने कहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है ए है, तो मैं इन चारों नंबर में से सबसे पहले छोटा रखूंगा। यदि वो सेटिस्फाई नहीं करेगा फिर उससे बड़े पे जाऊंगा, तो मैंने यहाँ पर 2 रखा। 2 रखोगे तो आप इनका जोड़ोगे तो 36 आ जाएगा, और ये 36 3 से डिवाइड हो रहा है, तो अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ ए का मान 2 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा 4 हो चुका है। सवाल नंबर 35, 35 में देखो ये दे रखा है आपको और इसका मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे जो आसान तरीका है, यदि एनटीपीसी में जो भी सवाल अलजेब्रे से पूछा जाता है तो आप सबसे पहले वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करो। तो देखो हम इस प्रकार से वैल्यू रखेंगे कि ये हमारी जो है ना सेटिस्फाई हो जाए, यानी एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड में हम इस प्रकार से वैल्यू रखेंगे कि ये हमारी सेटिस्फाई हो जाए। यदि आप यहाँ पर 1 रखते हो, वाई का मान, जेड का मान 1 रखते हो, तो और एक्स स्क्वायर का मान क्या रखना पड़ेगा कि हमें बराबर आ जाए। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पर 1 और 1 रखता हूं तो 2 आ जाता है, और x का मान मैं यदि 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यदि आप 2 रखते हो यहाँ पर तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती है। तो मैं x y z तीनों के मान 2 रखता हूं, तो 2 का स्क्वायर करोगे और इधर 2 रखा है, और ये y का और z का मान भी 2 2 रखा है, तो x का स्क्वायर करने पे 4 आता है और इन दोनों को जोड़ने पे भी 4 आता है, यानी 4 4 बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ मैं कह सकता हूं कि 2 रख सकता हूं, तीनों का मान, x का मान भी 2 रख सकते हैं, y का और z का, तीनों का मान 2 2 रख सकते हैं। अब आप इसमें निकालो रखने वाली जो ये इक्वेशन है, इसके अंदर आप मान रखो। अब तो इसके अंदर यदि मैं 2 रखता हूं, ये 1/3 आता है, ये भी 1/3 आता है और ये भी 1/3 आता है। तो अब इन सबको जोड़ोगे आप 1 आ जाएगा, और 1 कहां पर दिया गया आपको? ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, इसलिए ऑप्शन 4 हो चुका है। यदि आप इसको वैसे कि बेसिक से करना चाहोगे तो हम नहीं कर सकते एग्जाम में, फिर भी यदि आप करना चाहो तो देखो मैं बता देता हूं थोड़ा बहुत कि जैसे क्या करना पड़ेगा आपको। एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड ले लो, सबसे पहले इस प्रकार से ले लो। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ एक्स एक्स जोड़ो। देखो इधर जोड़ा तो एक्स आ गया, और इधर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इस प्रकार से हो जाएगा। अब जब आगे बढ़ेंगे हमको क्या करना है, इस साइड x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x+1, और इधर हो चुका है x+y+z, ये हो जाएगा। अब देखो मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, 1/, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, तो इधर भी नीचे आ जाएगा, यानी कि मैंने दोनों तरफ से उल्टा लिख दिया है, इस प्रकार से हो गया। तो अब हम यदि x+1 इतना ही रखे इधर, तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा, x/x+y+z हो जाएगा, यानी कि x1/x+1 का मान क्या आ चुका है, x/x+y+z आ चुका है। इसी प्रकार तीनों का मान आ जाएगा, 1/y+1 का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y/x+y+z आ जाएगा।
इसी प्रकार 1/z+1 का मान कितना आ जाएगा, z/x+y+z आ जाएगा। तीनों को जोड़ोगे आप, ऊपर भी फिर इनका एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, x+y+z हो जाएगा और नीचे भी x+y+z हो जाएगा और दोनों कट जाएंगे और 1 आएगा। तो यदि आप बेसिक से करना चाहते हो तो इस प्रकार से होगा। और अब आ चुके हैं हम सवाल नंबर 39 पर। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बतानी है। तो देखो लंबाई कितनी है ट्रेन की, इतनी है और 5 सेकंड में पार करती है। इससे यदि डिवाइड करते हो दूरी को समय से तो चाल आ जाती है। डिवाइड किया कितना आएगा, 300 बटे ये, तो ये आ जाएगा आपका 60 आ चुका है। 60 आपकी आ चुकी है चाल मीटर प्रति सेकंड के अंदर। अब इसने कहा है कि किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ, तो हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा। 12 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 दूनी 36, 6 3 आई हासिल, 18 और 3 कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। यानी 216 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है स्पीड, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। सवाल नंबर 44, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे उस संख्या से 3 घटाने पर प्राप्त संख्या इन सब से डिवाइड होती है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये संख्या है वो, वह छोटी से छोटी संख्या, तो सब में से 3 घटा दो आप। सब में से सबसे पहले 3 घटा दो। यहां से 3 घटाया तो कितना आया, 880 आ जाएगा। यहां से घटाओगे 857 आ जाएगा। यहां से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 977 आ जाएगा। और यहां से घटाते हो तो कितना आ जाता है, 840 आ जाता है। इस प्रकार से आ जाता है। अब आपको क्या करना है कि इनका एलसीएम लेना है और कौन सी संख्या आती है वो देखोगे। यदि आप चारों संख्याओं का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, चारों संख्याओं का यदि आप एलसीएम लेते हो तो ये आपका आ जाएगा 25-20 आएगा। 25-20 आएगा, जो कि आ नहीं रहा है इन तीनों ऑप्शन में से किसी से भी। तो ये हमारा थोड़ा सा सवाल यहाँ पर आपको गलत दिया गया है कि इन चारों का यदि आप एलसीएम लेते हो तो 25-20 आता है, जो कि चारों ऑप्शन में नहीं है। लेकिन मैं यदि 45 को छोड़ देता हूं, इन तीनों का यदि एलसीएम लेता हूं तो कितना आता है, 840 आता है। 840 आता है, जो कि चौथा ऑप्शन है वो सेटिस्फाई करता है। तो इस प्रकार से यदि आप 45 को छोड़ देते हो तब आपका आंसर आ जाता है। सवाल नंबर 48, सवाल नंबर 48 में क्या दिया गया है, अबीर 15% के लाभ पर कुणाल को एक वस्तु बेचता है और कुणाल इसे 10% के लाभ पर अमर को बेच देता है। यदि अमर इसके लिए इतने का भुगतान करता है 5060 का, तो इसका मूल क्रय मूल्य कितना था, यानी स्टार्टिंग में क्रय मूल्य कितना था। मान लिया कि स्टार्टिंग में x क्रय मूल्य था, फिर अबीर ने कितने पे बेचा है, 15% के लाभ पर, यानी विक्रय मूल्य 115 हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से। और फिर इसको 10% के लाभ पर बेचा है तो विक्रय मूल्य 110 हो गया। इस प्रकार से ये हो चुका है और ये वैल्यू कितने के बराबर है, 5060 के बराबर है। तो यदि हम यहाँ से सरल करते हैं तो ये 23 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 22 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ये हो चुका है। अब क्या है कि ये 23 से यदि आप इसको काटते हो तो कितनी बार जाएगा, 2 और 2 इतना बार चला जाएगा, पीछे एक 0 आ जाएगा। अब इसको 22 से यदि काटते हो तो कितना जाएगा, 10 बार चला जाएगा। ये हो चुका है। अब हमारे पास क्या बचा, इधर 20-20 उधर चले जाएंगे तो ये वहां पर जाकर कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। सवाल नंबर 50 में क्या है, एक नए बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसका खर्चा है ना वो नहीं बदले। तो 20% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 20% को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/5। ठीक है, यानी 5 रुपए स्टार्टिंग में मूल्य था, 1 रुपए बढ़कर अब 6 हो चुका है। तो उसको अपनी खपत क्या करनी पड़ेगी, 6 पर 1 घटानी पड़ेगी, जिससे कि वापस 5 हो जाए। तो कितने पे उसको घटानी पड़ेगी, 6 पर 1 कम करना पड़ेगा और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 16 सही 2/3% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। सवाल नंबर 51, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेष फल 1 बचता है।
7 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है। अभी आप इस शेषफल 1 वाली बात को छोड़ दो, केवल ऐसे समझो कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो सकती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी कितनी होती है, 100 होती है। सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 999 होती है। जब इसको यदि आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 14 आएगा। जब इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 142 आएगा। ठीक है, अब यदि इनको घटाते हो तो कितना आ जाता है, इनको यदि आप घटाते हो तो 128 आता है। यानी कि 7 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है, 128 है। ठीक है, जैसे मान लिया मैंने कि यदि 100 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो एक शेषफल बचेगा कब, जब यदि हम इसके अंदर एक जोड़ दें। यानी कि 101 भी संख्या है ना, वो क्या होगी कि 7 से यदि उसको डिवाइड करोगे तो एक शेषफल बच जाएगा। इसी प्रकार जैसे 128 जो संख्याएं हैं वो 7 से डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो उनसे जो अगली अगली संख्या है सभी 128 संख्याओं से, तो अगली संख्या यदि हम लेते हैं तो वो सारों में एक एक शेषफल बचेगा। तो इसलिए ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि वो कहे कि है ना एक शेष बचता है या 2 शेष बचता है, तो आप उस 7 से ही जो भी संख्या कहे जिससे डिवाइड हो रही है वो उस डिवाइड होने वाली संख्या ही आप निकाल दो और वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ हमारा कितना आ चुकी है, 128 ऐसी संख्याएं हो चुकी है। तो ये हो चुका है ऑप्शन नंबर 3 आ चुका है आपका। सवाल नंबर 55, 84 प्रति दर्जन की दर से केक बेचने पर एक बेकर 12% का लाभ कमाता है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे केक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी वो 84 रुपए में बेचता है, तो इसकी परसेंटेज में वैल्यू क्या है कि 12% का लाभ हुआ तो 112 हो गया, 20% का मान होता है यदि 120 विक्रय मूल्य हो गया। यानी 84 जो है 112 की वैल्यू है, तो 120 की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा गया है। अब आप इनको सरल करोगे, सबसे पहले तो इनको और इनको काट लेते हैं। तो देखो 12 आ रहे हैं पीछे, यानी ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 हो चुका है, 4 4 8 32 हो चुका है। इसको काटोगे तो कितना आएगा, 4 ये और ये आ चुका है, ये आ चुका है। अब 28 से 84 3 बार कट जाता है, इसको 3 बार काट दिया है, और ये कितना आ चुका है आपका, 90 आ चुका है, 90 आ चुका है। यानी कि 84 प्रति दर्जन केक को क्या था, 84, अब एक दर्जन केक है, यानी कि एक दर्जन 20% पर एक दर्जन केक 90 रुपए में बिकते हैं, और 20 केक है तो 20 नहीं 12 केक है, एक दर्जन में 12 केक होते हैं, तो 12 केक का 20% के हिसाब से 90 रुपए विक्रय मूल्य होता है। तो इस 90 जो आया है एक केक का निकालने के लिए हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से यदि आप डिवाइड करते हो तो 12 7 84 होता है, 7 बार गया, 6 बचा, और पीछे जीरो उतारने के लिए पॉइंट लग चुका है और 5 बार जाएगा। तो ये आपका आ चुका है 7.50, एक केक का मूल्य, एक केक का मूल्य ये आ चुका है, एक दर्जन केक का 20% के हिसाब से ही आ चुका है। सवाल नंबर 56, उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इसकी दो भुजाएं तो समांतर भुजाएं होती है और दो असमांतर भुजाएं होती है ये वाली, ठीक है, ये दो असमांतर भुजाएं होती है। तो ये इसकी हो चुकी है हाइट। अब देखो उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं 10 है और इसको हमने मान लिया कि ये 20 है, और असमांतर भुजाएं कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यानी असमांतर भुजाएं उसने कहा है कि 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि असमांतर भुजाएं 10 है, तो हमको ये मानना है कि ये वाली असमांतर भुजा भी 10 है और ये वाली भी, यानी दोनों बराबर है। यदि दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो लंबाई है और ये वाली लंबाई बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है, ठीक है, इसलिए, और हाइट भी बराबर है, इसलिए ये क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, समरूप, समद्विबाहु क्या समरूप बोलते हैं उसको, सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। इसलिए जो ये 20 है, हम बात करें कि ये पूरी 20 है, तो हमें पता है इतनी तो 10 होगी, क्योंकि
ऊपर वाली 10 है तो इतना तो 10 होगा, तो बची हुई अब क्या है, बराबर बराबर बांटनी है हमको, तो इधर 5 आ जाएगा और इधर भी 5 आ जाएगा, ये हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से हो चुकी है। अब क्या कहा गया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। क्षेत्रफल निकालना है तो इस त्रिभुज, ये जो एक त्रिभुज ले लो आप, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो ये 5 है, ये 10 है, इसकी हाइट हम निकाल सकते हैं कितनी आएगी यहां से। देखो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 5 का 25 होता है, और पूरे का रूट करोगे तो यहां से 75 आ जाएगा, और 75 को और सोल्व करोगे तो बाहर कितना आ जाएगा, 5√3 ये बचेगी। ये ऊंचाई आ चुकी है आपके पास, 5√3 आ चुकी है। तो क्षेत्रफल क्या होता है समलंब चतुर्भुज का, 1/2, फिर समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग 10 + 20 हो चुका है, और हाइट, हाइट कितनी दे रखी है, 5√3 दे रखी है। अब 1/2 इन दोनों को जोड़ोगे तो 30 आ जाएगा, और ये आ गया 5√3। अब 2 को इससे काटोगे तो ये 15 आ जाएगा, 15 5 75, 75√3 आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां से 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 57, वह छोटी से छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात कीजिए जिससे है ना इसमें जोड़ने पर संख्या पूर्ण हो जाए। तो देखो सबसे पहले यदि मिश्र भिन्न में कोई संख्या लिखी है जैसे इस प्रकार से, इसका मतलब क्या होता है, 3 + 2/3, ठीक है, इस प्रकार से होता है कि ये प्लस में साइन होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस 3 को, इस 6 को, 4 को, 5 को, 7 को जोड़ सकते हैं, और ये सारी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि भिन्न के रूप में नहीं है, तो ये सारी तो पूर्ण संख्या है, इनकी तो हमको करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बची हुई संख्या जो भिन्न में बस वो लिख दो, 2/3, 7/12 प्लस 9/36 और फिर 1/12। इन सब का आप लघुत्तम लोगे, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 36, और ऊपर संख्या कितनी आ जाएगी, इन सबको एलसीएम लेके आप करोगे तो 57 आ जाएगी। अब इसमें क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण बन जाए। अब देखो ये है 57, 36 से 57 कटता नहीं है, तो 36 का पाड़ा, देखो पहली बार तो 36 आएगा, दूसरी बार कितना आता है, 72 आता है। तो हमें ऊपर 72 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 72 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 72 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा हमको, देखो 72 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 15 जोड़ना पड़ेगा। 15 यदि आप इसमें जोड़ देते हो, 15/36 जोड़ते हो तो कितना आ जाता है, ये 72/36 आता है, जो कटकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। संख्या पूर्ण बन चुकी है, तो इसलिए हमें कितना जोड़ना पड़ा, 15/36, और 15/36 जोड़ना पड़ा। इसको यदि आप और सरल करते हो तो कितना आ जाएगा, तो सरल करते हो तो 3 से कटेंगे 5 और नीचे 12 आ जाएगा। तो हमारी जो भिन्न है क्या जोड़नी पड़ेगी, छोटी से छोटी 5/12 जोड़नी पड़ेगी। ये हो चुका है आपका, ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। सवाल नंबर 60, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इस और इस को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। कि ऐसी कौन सी संख्या से हम इन तीनों संख्याओं को भाग दें कि बराबर शेषफल प्राप्त हो। तो एक तो तरीका है, आप ऑप्शन से चेक कर लो कि देखो 78 तो बड़ा है, तो इससे तो इनमें भाग जाएगा ही नहीं, क्षेत्र में भाग जाएगा ही नहीं। दूसरा है, आप जब क्षेत्र से भाग दोगे तो ये तो 0 शेषफल बनता है, इसमें जब दोगे तो क्षेत्र एक बार चला जाएगा और बाकी कितना बचेगा, 75 बचेगा। तो शेषफल पहले तो 0 आया है, अब 75 आया, तो ये नहीं होगा। अब 75 से जब आप भाग दोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर 75 से 2 बार 150 आता है, फिर 1 बचेगा। इसी प्रकार आगे जाएगा तो 225 आएगा, फिर 1 बचेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। या तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, नहीं तो बेसिक से क्या करोगे, आप इन दोनों का अंतर निकालोगे, इन दोनों का अंतर निकालोगे और इन दोनों का अंतर निकालोगे, और फिर उनका हमको क्या करना पड़ेगा, उनका हमको एचसीएफ लेना पड़ेगा, एलसीएम नहीं एचसीएफ लेना पड़ेगा। देखो इनका अंतर आप निकालो, यहां से आएगा कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। जब इसका और इसका निकालोगे तो ये भी 75 आ जाएगा, और जब इसका और इसका निकालोगे 226 में से क्षेत्र घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, यानी ये 150 आ जाएगा। अब आपके पास 3 संख्या आ चुकी है, 75, 75 और 150। इनका एचसीएफ कितना आएगा, 75 आएगा, 75 आएगा, क्योंकि 75 तीनों के अंदर कॉमन है, तो 75 आ चुका है हमारा। और यही जो एचसीएफ आया है, यही वह संख्या है जिससे तीनों को डिवाइड करने पर बराबर बराबर शेषफल बचता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 62 की बात करें, एक निश्चित राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज
उसी राशि का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज से 96 अधिक है। तो देखो राशि समान है, 1 वर्ष का ब्याज 8% है, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा साधारण ब्याज के हिसाब से, 8 × 3 24% हो चुका है, और 9% के हिसाब से 2 साल का कितना हो जाएगा, 18% हो जाएगा। यानी कि 24%, 18%, तो इन दोनों का अंतर कितना परसेंट आ चुका है, 6% आ चुका है, और ये 6% की वैल्यू आपको 96 दे रखी है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1600 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहां से हमारा 2 हो चुका है, क्योंकि राशि अपने आप में 100% होती है। देखो क्वेश्चन नंबर 64, निम्न को हल कीजिए। यहाँ पर देखो 5 गिन लो कितनी बार है, 5 5 बार है, तो आएगी संख्या 31 25 आ जाएगी। एक चीज तो ये है। फिर आप देखो कि 5 के ना पीछे कितनी जीरो है, 5 के पीछे कितनी जीरो है, किस संख्या में, यहाँ पर देखो 2 जीरो है, तो यहाँ पर देखो कोई दशमलव नहीं है और 2 जीरो है, यानी कि पीछे 2 जीरो और लग जाएगी। अब आप क्या है, पॉइंट वाले गिन लो कि कितने स्थानों के बाद पॉइंट है। तो देखो यहाँ पर देखो 3 के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 यानी 5 हो गए, और एक 6 स्थानों के बाद आपको पॉइंट लगाना है, 2 4 6 यहाँ लग जाएगा, यानी 6 स्थानों के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो हमारी इस प्रकार से संख्या कौन सी हो चुकी है, ये चौथी हो चुकी है, पॉइंट, यानी 0.325, और बाद में पॉइंट के बाद में ये लास्ट में जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 68, एक सेना शिविर में 425 पुरुषों के लिए 30 दिन की खाद्य सामग्री है। मान लिया कि एक पुरुष के लिए एक पैकेट है एक दिन का, तो 425 पुरुष के लिए 425 पैकेट होंगे, और 30 दिन के लिए 425 × 30, इस प्रकार से टोटल सामग्री ये हो चुकी है। अब यदि ये 375 पुरुषों के अंदर बांटी जाती है तो कितने दिन चलेगी, हमने मान लिया x दिन चलेगी। इस प्रकार से एक पैकेट इंटू ये हो चुका है। अब आपको इसको सरल करना है और आपको x का मान निकालना है। तो मैं सारी संख्याओं को पहले एक साइड ले जाता हूँ, 425, 30 और नीचे 375 आ चुका है। अब इनको आप सरल करो, देखो सरल करोगे तो आपका आंसर 34 आ जाएगा। आप सरल करके देख लेना, ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। सवाल नंबर 71 में क्या दिया गया है, 80 सेंटीमीटर चौड़े रोलर की त्रिज्या 77 है। देखो रोलर का मतलब एक बेलन होता है, ठीक है, बेलन होता है। अब वो कह रहा है बेलन की जो है ना, बेलन चौड़ा कितना है, 80 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारे पास हाइट है वो 80 आ चुकी है। अब इसकी त्रिज्या 77 दे रखी है, यानी कि इसकी त्रिज्या है वो आपको r बराबर आपको कितनी दे रखी है, 77 दे रखी है। तो इसका आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप डायग्राम से समझो कि ये एक रोलर है, और इस रोलर को यदि हम ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं, तो इसका क्षेत्रफल, यानी आप इसको जैसे कागज का रोलर बनाओ और उसको ओपन करोगे तो कैसे इतना क्षेत्रफल घेरेगा वो एक बार में, ठीक है। अब वापस से यदि वो घूमेगा, वापस से फिर इतना क्षेत्रफल घेरेगा। इस प्रकार से हमको आगे से आगे चलना है कि 96.8 मीटर का जो क्षेत्रफल है वो कितने चक्कर के अंदर पूरा हो जाएगा। एक चक्कर में वो इतना क्षेत्रफल, दूसरे चक्कर में फिर इतना क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, कितना है एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, ये होता है। वैल्यू रखोगे 2 × 22/7 रखोगे, r का मान कितना है 77 है, और h का मान रखोगे कितना 80 है, ठीक है। अब आप 7 से काटोगे 77 को, ये 11 बार जाएगा, 11 बार जाएगा, ये आ चुका है आपका। अब हम इसको और सरल नहीं करेंगे, यानी कि हमारा जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है एक चक्कर के अंदर, वो कितना आ चुका है, 2 × 22 × 11 × 80, ये आ चुका है, ठीक है। अब पूरा देखो ये आ चुका है क्षेत्रफल एक का। हमें पूछा है कि कितने घूर्णन लगेंगे, तो यानी एक क्षेत्रफल में इतना चलता है, वो इतना क्षेत्रफल कवर करता है एक घूर्णन में, और x घूर्णन लगेंगे। मान लिया कि x घूर्णन में वो पूरा का पूरा करता है, x घूर्णन में कितना कर लेता है 96.8, इतना पूरा कर लेता है। ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि इतना पूरा क्षेत्रफल कितने घूर्णन में पूरा होगा, तो हमने मान लिया कि x घूर्णन में पूरा होगा। ये और ये बराबर होंगे दोनों। तो अब यहां से आप एक पॉइंट है, इसको सबसे पहले हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा,
अब देखो इसको आप है ना किससे काटोगे, 11 से यदि आप इसको काटोगे तो 8 बार जाएगा, तो 8 बार जाएगा, 8 और 8 बार जाएगा और वापस से कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, इस प्रकार से जाएगा। अब आप इसको है ना 22 से काट दो, तो 22 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो यहाँ पर ये 2 से चला जाएगा, 2 आ चुका है। अब देखो x बराबर आपके पास कितना आ चुका है, अब x बराबर आपके पास कितना आ चुका है, 2/10 और नीचे एक 80 और आ चुका है, इस प्रकार से आ चुका है। अब ये क्या था, मीटर में था, मीटर स्क्वायर में था, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और मीटर स्क्वायर को बदलने के लिए 100 इंटू 100 से, तो ऊपर 4 जीरो आ जाएगी, 4 जीरो आ जाएगी। यहाँ पर 4 जीरो हमको पहले से लिखनी चाहिए थी, जो हमने लिखी नहीं है, इसको 4 जीरो लिखनी चाहिए थी कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया था। तो 2 जीरो से तो जो जीरो कट जाएगी और इस 2 से ये 8 4 बार कटेगा और 4 से काटोगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि 25 घूर्णन उसको पूरे करने पड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से 2 हो चुका है। सवाल नंबर 72, एक आदमी 4 घंटे के अंदर 360 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करता है, यानी वो 4 घंटे के अंदर कितनी यात्रा करता है, 360 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे के अंदर कवर करता है, जिसमें से कुछ दूरी वह हवाई जहाज से और कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करता है। यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से करता तो वह रेलगाड़ी से की गई यात्रा में लगे समय का 4/5 समय बचा लेता, यानी कि पूरी की पूरी वह हवाई जहाज से यात्रा करता तो रेलगाड़ी को यदि 5 समय लगा है तो वो 4 समय में ही 4 समय बचा लेता, यानी एक समय में पूरी कर लेता और अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता। हवाई जहाज द्वारा तय की गई यात्रा में तय की गई दूरी ज्ञात करनी, यानी कि पूरी यात्रा में कुछ दूरी तो वो हवाई जहाज से तय करता है और कुछ दूरी वो रेलगाड़ी से तय करता है। ये कहा गया है 360 पूरी दूरी है, जिसमें से कुछ वो हवाई जहाज के थ्रू और कुछ रेलगाड़ी के थ्रू करता है। अब कहा गया है कि यदि वो पूरी पूरी की पूरी दूरी है ना हवाई जहाज से तय करता, पूरी की पूरी यदि दूरी वो हवाई जहाज से तय करता तो उसको 2 घंटे कम लगते, यानी पूरी समय कितना लगा, 4 घंटे, और पूरी दूरी यदि वो बिना रेलगाड़ी के केवल हवाई जहाज से तय करता तो 2 घंटे कम। तो 4 में से यदि 2 कम करोगे आप तो कितना आ चुका है, 2 घंटे ही आ चुका है, यानी कि वो 2 घंटे के अंदर हवाई जहाज से 360 किलोमीटर की दूरी तय करते थे, ये कहा गया है। अब कर देता तो यहाँ से हम हवाई जहाज की चाल निकाल सकते हैं। तो हवाई चाल कितनी आ जाएगी, हमारी दूरी है 360/2, तो यहाँ से 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी हवाई जहाज की चाल आ चुकी है। अब वो कह रहा है कि यदि ट्रेन 5 घंटे लेती है, ट्रेन यदि 5 घंटे ट्रेन के द्वारा लिया गया समय का 4/5 बचा लेता है, यानी कि जो नीचे दिया गया वो पूरा टाइम, यानी ट्रेन यदि 5 लेती है तो ये 4 टाइम बचा लेगा, यानी जो हवाई जहाज है वो 4 टाइम बचा लेगा, एक टाइम में ही है ना, एक 4 टाइम इसमें से बचा लेगा। कितना टाइम बचा लेगा, 4 टाइम बचा लेगा, ठीक है, 4 टाइम बचा लेगा। और बचा कितना है, 4 टाइम बचा लेगा, नहीं पूरी 5 है तो वो 4 टाइम बचा लेगा, एक टाइम में ही कर देगा। अब देखो बचा कितना है, एक्चुअल में 2 घंटे बचे और अनुपात में कितना बचा, 4, यानी 4 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई है, 2 घंटे के बराबर आ चुकी है, ठीक है, 4 की वैल्यू 2 घंटे के बराबर आ चुकी है, यानी कि ये 2 घंटे बचा लेता है यहाँ पर। और ये दूरी कितनी है, पूरी की पूरी 5, यानी कि वो 5 में तय करता है, 5 अनुपात में। तो घंटे में यदि बात करें कि देखो 4 का 2 है आधा, इसी प्रकार 5 का आधा कितना होता है, 2.5 घंटे, यानी कि वो दूरी है ना जो चलती है ट्रेन 5 अनुपात में चली या कह दो 2.5 घंटे में चली है, ठीक है। तो ये इतनी दूरी है ना ट्रेन कितने समय में चली है, 2.5 घंटे के अंदर चली है। ये दूरी ये टाइम आ चुका है कि ट्रेन का टाइम आ चुका है हमारे पास 2.5 घंटे, और प्लेन का टाइम पूरा यदि 4 घंटे है तो प्लेन कितनी देर चला होगा, 1.5 घंटे चला होगा, 1.5 घंटे प्लेन चला है, 2.5 घंटे ट्रेन चली है। अब हमारे पास प्लेन की चाल है 180, तो हम ये दूरी निकाल सकते हैं, ये दूरी कितनी थी। तो आप इसको जब इसमें भाग दोगे
यानी कि आपके पास चाल है इतनी, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये जो दूरी है 270 आ जाएगी। देखो कैसे कि प्लेन हवाई जहाज द्वारा जो चली गई दूरी है वो आ चुकी है आपके पास कि 180 किलोमीटर तो हवाई जहाज की चाल है, इनटू जो टाइम लगा उसको 1.5 घंटा, तो यहाँ से ये दूरी कितनी आ जाएगी आपकी, ये 0-10, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 18 को 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 270 आ जाएगा। तो ये जो दूरी है वो 270 है हवाई जहाज की चली गई दूरी, और यही पूछी गई है, तो हमको ट्रेन की तो निकालने की जरूरत भी नहीं है। तो हवाई जहाज के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 270 है। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, यानी इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की 270 है, और बाकी दूरी यदि निकालनी होती तो हम 360 में से घटा के बता देते हैं। सवाल नंबर 79, अब इस व्यंजक का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट, उसके बाद उससे बाहर वाला, फिर बाहर वाला, फिर बाहर वाला, ऐसे चलेंगे। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम लोगे अंदर वाले का, तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। फिर यहाँ से आप 5 से भाग दोगे 2, और 4 प्लस 3 ये आ जाएगा 7 यानी इसका मान आ चुका है आपके पास 60/10। अब बाहर है 5/6 माइनस 7/10, इनको सोल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 30 आ जाएगा। 6 का भाग दिया 5, 25 आ गया, 10 का 3, 21 आ गया। यानी कि इस पूरे का मान अब कितना आ चुका है, 4/30 आ चुका है, ये मान आ चुका है। अब ये कितना है, इसके बाहर कितना दे रखा है आपको, यहाँ तक का मान तो आ चुका है। यहाँ तक की बात करें 4, 5/2, ठीक है। ये तो इनको यदि आप सोल्व करते हो तो कितना आता है, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने पर ये 30 ही आएगा। 2 का भाग 15, 15, 5 75, 75 में से 4 गया तो ये बचा 71/30। यहाँ तक का मान आपका 71/30 है, और बाहर दे रखा है आपको 4 से ये, 4 से 1/10, तो इसको भिन्न में चेंज करते हैं, 40, 41/10 आ जाएगा। इसमें से आपको 71/30 घटाना है, घटाओगे तो नीचे एलसीएम 30 आ जाएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 3 माइनस 71 करना है आपको, या तो 2 आ गया, और ये 52 आ चुका है, 52/30 आ चुका है। और सरल करोगे, इनको काटोगे तो 26/15 आ जाएगा, वो आपको ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिख। सवाल नंबर 81, दिए गए विकल्पों में से ये है रीजनिंग का सवाल, तो हम इसको अभी नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद में 82 सवाल पर बात कर रहे हैं, दिए गए आंकड़ों में यदि 30 के स्थान पर 100 कर दिया जाए तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी 30 के स्थान पर जब 100 नहीं किया तो पहले माध्यिका निकालेंगे, और 30 के स्थान पर 100 करने के बाद माध्यिका निकालेंगे, दोनों का अंतर। तो आप सबसे पहले क्या करो, नंबर ऑफ संख्याएं गिन लो कितनी है। देखो यहां से गिनते हैं, 3 और 3 6 और 3 9, यानी 9 संख्याएं हैं। तो 9 संख्याएं, तो जो बीच वाली संख्या है, बीच वाली संख्या कौन सी होगी, पांचवी संख्या होगी, पांचवी संख्या होगी, या आप कह दो 9 + 1 10/2, कौन सी, पांचवी संख्या। जो पांचवी संख्या होगी वो माध्यिका होगी। अब देखो हम लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट करते हैं कि सब छोटे से गिनना स्टार्ट करते हैं कि पांचवी संख्या कौन सी आती है। तो सबसे पहले देखो 10, फिर उसके बाद में 20 दूसरी संख्या, ये पहली, फिर दूसरी, ये तीसरी, ठीक है, फिर ये 40 चौथी संख्या, फिर 50 पांचवी संख्या। यानी कि पहले माध्यिका अपनी कितनी थी, 50 थी। अब हमने क्या किया, इसकी जगह ना 100 कर दिया, ये नहीं बचा, तो हमारी पहली संख्या तो ये रह गई, दूसरी ये रह गई, तीसरी संख्या कौन सी रह गई, 40 रह गई, चौथी संख्या कौन सी हो गई, ये वाली अब हमारी चौथी संख्या हो गई, और पांचवी संख्या कौन सी हो गई है, ये पांचवी संख्या बीच वाली संख्या होती है जो माध्यिका। माध्यिका अब हमारी कितनी हो गई है, 60, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 85, 23 और ये इनमें से प्रत्येक को घटाए जाने पर, देखो ये 4 संख्याएं अनुपात में है, प्रत्येक में से क्या घटाया जाना चाहिए कि ये प्राप्त शेष समानुपात में हो जाए। यानी इन चारों संख्या में से क्या घटाया जाए कि जो बची हुई संख्या है वो समानुपात में हो जाए। तो हम यदि देखो, एक तरीका, तो 2 तरीके बताऊंगा इसका। एक तो ये है कि 23 में 23/40 मैंने मान लिया कि प्रत्येक में से x घटाता हूं तो ये समानुपात में बन जाते हैं।
इस प्रकार से, इसी प्रकार 57 में से कुछ x घटा दो, 108 में से x घटा दो, इस प्रकार से घटाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, एक तो है ऑप्शन से आप चेक करो, सबसे पहले 2 रखेंगे सबसे छोटी संख्या, फिर 4 रखेंगे, फिर 6 रखेंगे, फिर 8 रखेंगे, इस प्रकार से चलोगे आप। तो इस प्रकार से चलोगे तो आप 6 रख के देख लो, इसके अंदर सबसे पहले सबसे 2 रखोगे आप तो 2 से करोगे, फिर 4 से करोगे, छोटी संख्या से हम ट्राई करेंगे। देखो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ, 23 में से 6 घटाओगे आप, बटे 40 में से 6 घटाओगे, बराबर 57 में से 6 घटाओ। अब आपको ये लिखना भी नहीं है, आपको डायरेक्ट इसको घटाया हुआ ही लिखना है। जैसे 23 में से 6 घटाया तो कितना आएगा, 17 आ जाएगा। 40 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। 57 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। 108 में से 6 घटाओगे तो 102 आ जाएगा। देखो यहाँ पर यदि आप इनको सॉल्व करते हो तो 1:2 और इधर भी 1:2 हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन 1:2 1:2 हो चुका है, तो ये हमारा ऑप्शन हो चुका है। इस प्रकार से रखने पर अनुपात दोनों तरफ बराबर हो जाए तो वही हमारा ऑप्शन होगा। दूसरा तरीका ये है कि देखो पहले 2 संख्याएं, दूसरी में से आप पहली संख्या घटाओ, 40 में से 23 घटाओगे तो कितना बचेगा, 17 आएगा। इसी प्रकार चौथी में से तीसरी संख्या घटाओगे तो कितना बचेगा, 51 बचेगा। इन दोनों को लिख लिया। अब आपको क्या करना है, पहली संख्या और तीसरी संख्या को ऊपर लिखना है। पहली संख्या और तीसरी संख्या इस प्रकार से लिखती है। अब आप क्या करोगे, देखो इसको एक बार हटा देते हैं, पहली संख्या और तीसरी संख्या को ऊपर लिख दिया है। अब आप जो नीचे वाली दोनों संख्या है इनको घटाओ, घटाने पर आता है 34। ये बराबर किसके होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और घटाओगे उसके बराबर होगा। देखो 23 को 51 से मल्टीप्लाई करने पर 1773 आएगा और 17 को 57 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, ये आएगा 969, ये आएगा। इनको घटाओगे ना आप तो कितना आएगा, इनको घटाने पर आपका आंसर आएगा 204 आएगा। 34 बराबर 204 आ जाएगा और सरल करोगे तो 1 की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। यानी कि हमको कितना घटाना पड़ेगा, वो संख्या 6 घटानी पड़ेगी। कहने का मतलब ये, इस प्रकार से आप कर सकते हो। मगर इसके अंदर क्या है कि आपके पास थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। जब आप 51 को आपको 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। 17 को 57 से मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा टाइम लगेगा। और टाइम तो आपको यहाँ पर भी लगना वाला है कि 2 से करोगे, फिर 4 से करोगे, फिर आप 6 से करोगे। तो इस प्रकार से जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। टाइम लगभग बराबर सही लगने वाला है। तो अब क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दिया गया है, नीचे एक तालिका दिया गया है और उसको अवलोकन करना है। वर्ष 2015 से 2019 तक जनसंख्या, ये आपकी मिलियन में दी गई है। किस में दी गई है, मिलियन में दी गई है, ठीक है। इसी प्रकार से बिजली की खपत आपकी गीगावाट में दी गई है। ये ना जनसंख्या 2015 में 20 मिलियन थी और 25 गीगावाट उनकी खपत थी। इस प्रकार से 1 गीगावाट यहाँ पर बता दिया है 100 मिलियन वाट के बराबर है और जनसंख्या आपकी मिलियन में दी गई है। वर्ष 2016 में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है, प्रति व्यक्ति खपत कितनी है पूछा गया आपसे 2016 में। देखो 30 मिलियन लोगों के द्वारा 40 गीगावाट खर्च किया जाता है, ठीक है, 2016 में। प्रति व्यक्ति पूछी है तो टोटल खपत कितनी है, 40 है गीगावाट में। यदि मैं मिलियन में लिखा हुआ है कि मिलियन वाट में चेंज करना है तो आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और टोटल लोग कितने हैं, 30 मिलियन है, ठीक है। तो इससे हमने इसको डिवाइड किया है। अब मिलियन से मिलियन हो चुका है तो ये एक यूनिट में आ चुके हैं। अब आप इसको काट सकते हो, 0 से 0 कट जाएगा। अब आप 3 का इसमें जब भाग दोगे तो कितना आएगा, 400 में जब 3 का भाग दोगे तो पहली बार तो एक बार गया 3 आया, फिर 10, 3, फिर 3, फिर 0.33, इस प्रकार से चलता जाएगा। यानी कि प्रति व्यक्ति खपत कितनी हो चुकी है, 1.33.33 ये आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मिलियन से मिलियन कट चुका है और वाट के अंदर आ, मिलियन वाट था ऊपर, नीचे मिलियन था तो मिलियन से मिलियन कट गया, वाट के अंदर आ चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 87 में क्या दिया गया है, आपको क्या पूछा है, 2015 से 2019 के बीच बिजली की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बिजली की खपत में
देखो यहाँ पर कितनी है, 25 है, और 2019 में कितनी है, 100। वर्दी कितनी हुई है, 75 की हो गई। किसके ऊपर, 25 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 300% आपका आ जाएगा। 300% की वृद्धि हो गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ से कितना हो गया है, 4 हो चुका है। सवाल नंबर 88 की बात करें, इस वर्ष में बिजली की खपत में 50% की वृद्धि हुई है। 50% की वृद्धि पिछले साल की तुलना में किस में हुई है, देखो देखो 25, देखो ये वाला देखो, आप ये वाला देखो, 60 कितनी वृद्धि हुई है, 20 की वृद्धि हुई है। 40 पर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 50% की वृद्धि हो चुकी। तो यहाँ पर आपको 50% की वृद्धि देखने को मिलेगी। यहाँ करते हो तो 20 है ना, जो 60 का कितना है, ये 33.33 आएगा। तो ये हो जाएगा। 2017 की बात करें तो पिछले साल की तुलना में 50% की वृद्धि हुई है। तो 2017 हमारा ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। अब सवाल नंबर 89 में क्या पूछा है, उपरोक्त तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रति व्यक्ति बिजली की खपत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन देखने हैं। 2015 और 2019 के मध्य कमी हुई है, के मध्य कमी हुई है। देखो 15 किस चीज की कमी हुई है, बिजली खपत की बात चल रही है। तो 25 से 19 के बीच में क्या है, वृद्धि हुई है। 25 यहाँ पर 100 हो गई है, यानी कि वृद्धि हुई है। फिर बात करें 215 यानी 2015 की तुलना में 2019 में 40% से अधिक की वृद्धि हुई है। 2015 की तुलना में 2019 में 40% से अधिक की वृद्धि हुई है। बिजली की खपत में देखो 2015 की तुलना में 2019 में 40% से अधिक की वृद्धि हुई है, ये तो सही आ रहा है। और 2015 से 2019 के मध्य वृद्धि हुई है, ये भी सही है। यानी कि सारे सालों में वृद्धि हो रही है। 2015 से 2019 के मध्य, 2015 और 2019 के मध्य न तो वृद्धि हुई है न कमी हुई है, तो ये गलत हो चुका है। अब ऑप्शन नंबर 2 की बात कर रहे थे हम, क्या था, 2015 की तुलना में 2019 में 40% से अधिक की वृद्धि हुई है। 40% से अधिक की वृद्धि नहीं हुई है, हमें पता है कि 300% की वृद्धि हो रही है। 300% की वृद्धि हो रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्यों आया, क्योंकि 2015 और 2019 के मध्य वृद्धि हुई है। अब देखो सारे सालों में 25 से 40 हो गई, 40 से 60 हो गई, 60 से 80 हो गई, 80 से 100, यानी वृद्धि हुई है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 99, इसमें क्या करना है आपको, इसको सरल कर कर मान निकालना है। तो देखो 216 में 6 का भाग दोगे तो 36 आएगा। 36 प्लस, और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 36 देखो प्लस, फिर देखो पहले मैं लिख देता हूं एक बार। सबसे पहले क्या, इसमें भाग को सॉल्व करोगे तो 36 आ चुका है। अब प्लस 6 इंटू 4 माइनस 10, इस प्रकार से। अब किसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लीकेशन को, तो यहां से करोगे तो ये 24 आ जाएगा। यहाँ 36 दे रखा है, यहाँ 10 दे रखा है, इस प्रकार से हो चुका है। अब आप कोई से भी साइन को सॉल्व कर सकते हो, प्लस को भी माइनस को भी। यदि मैं इन दोनों प्लस को जोड़ता हूं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 60 आ जाएगा, माइनस 10 करने पर कितना आ जाता है, 50 आ जाता है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का पेपर समाप्त हो चुका है। ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट के अंदर बताना, और कोई भी परेशानी हो तो वो भी आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।